आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित। तो कक्षा 10वीं की गणित में देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों को। ठीक है, यह जो बहुविकल्पी प्रश्न है आपके सामने, यह बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है, यूपी बोर्ड 2024 का जो एक पेपर सेट हुआ था, जिस पेपर का कोड था 822 HV, ठीक है, उसमें यह 20 प्रश्न आपसे बहुविकल्पी पूछे गए थे। इन प्रश्नों के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में जो पेपर आया था ठीक उसी प्रकार से 2025 में भी आएगा। ठीक है, यह नहीं कि जो ये पेपर था सेम क्वेश्चन उसमें आएगा, जी नहीं, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आएंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होती है। देखिए, जब त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, अब जितनी घात का वो बहुपद होगा उतने उसके शून्यक होंगे। अगर एक घात का बहुपद होगा तो उसके एक शून्यक होंगे। अगर दो घात का बहुपद होगा उसमें दो शून्यक होंगे। त्रिघात का कोई बहुपद होगा उसमें कितने शून्यक होंगे? तीन। यानी जितनी घात उतने शून्यक होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक है, दूसरा वाला देखिए कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब हमको इसमें देखना है इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो पहला वाला देखते हैं कि अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 25 गुना 50, 50 में 7 गुणा करेंगे 350 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब पहला वाला नहीं हो सकता है। दूसरा वाला देखेंगे, 7 दूनी 14 25, 7 दूनी 14 और 14 25 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, यह वाला भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके बात करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, ठीक है ना। अब 20 का हम 7 में गुणा करेंगे, 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 140 आ जाएगा। यानी दूसरे का कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तीसरा वाला प्रश्न जो है कि भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध, ये चीजें तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। यहाँ पर भाज्य देखिए, शेषफल तो गुणा में कभी होगा नहीं, भागफल के, ये गलत हो जाएगा। भाजक बराबर तो होता नहीं है, भाज्य बराबर होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद चौथा वाला कहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्मों का हल होगा। अब इसमें से इसके हल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हम इसके दोनों रैखिक समीकरण के में क्या करेंगे? इसके गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब इसके अनुपात के आधार पर हम बताएंगे कि इसके जो हल होंगे वह अद्वितीय होगा, दो होंगे, अपरिमित रूप से अनेक होंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पे हमारा a1 बराबर क्या हो जाएगा? एक। में यहाँ पे हल कर देते हैं, a1 बराबर एक हो जाएगा, कामा b1 बराबर हम देखेंगे, देखिए x वाला जो होता है गुणांक वह a, y वाला गुणांक b, जो बचता है उसे चरपट हम c मान लेते हैं, c हो जाएगा यह। ठीक है, अच्छा c1 बराबर कितना है? 5। अच्छा a2 बराबर कितना होगा? a2 बराबर -3, b2 बराबर क्या? -6, और c2 बराबर क्या आया है? 1 आया है। ठीक है, अनुपात निकालिए a1 बटा a2, a1 बटा a2 यहाँ आप देखेंगे 1 बटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। अच्छा b1 बटा b2 जब हम निकालेंगे तो b1 देखिए हमारा यहाँ पे क्या है? b1 हमारा यहाँ 2 था, यहाँ तो 2 हम लिखना छूट छूट गया है। b1 हमारा 2 था, b2 हमारा कितना है? -6 है, तो -6 हम इसको हल करेंगे तो आएगा -1 बटा 3। अच्छा C1 बटा C2 की हम बात करें, C1 बटा C2, C1 हमारा कितना है? 5 है, C2 हमारा 1 है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो जा रहे हैं। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, मतलब दो तो क्या हो रहे हैं? बराबर होते हैं। किसकी शर्त है? क्या जो आपकी शर्त होती है यह समांतर की शर्त है। किसकी शर्त है? समांतर की शर्त है, और समांतर का जानते हैं कि इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, इसका जब कोई हल नहीं होगा तो अद्वितीय मतलब जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, अपरिमित रूप से अनेक जब रेखाएं सममित होती हैं, दो तो होता नहीं किसी का हल, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, यह जो शर्त है समांतर की शर्त है। ठीक है, अब पांचवा वाले सवाल में कहा है कि समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवंतर होगा। सारवंतर निकालने का सीधा तरीका है कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। दूसरा पद यह है, इसमें से हम पहला पद को घटाने जा रहे हैं, यह किसका निकाल लेंगे? डी। हो जाएगा डी बराबर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो आ जाएगा कितना? 4। तो सारवंतर 4, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, यह आपका हो जाएगा पांचवें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छठवें में
कहा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का वियुक्तिकर होगा। तो वियुक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वियुक्तिकर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यह तो होगा नहीं, बी प्लस होता नहीं है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता होना चाहिए। चलिए नीचे हम लोग हल कर देते हैं। यहाँ पे तो दो बिंदु हमारे कौन कौन से हैं। जब दो बिंदु की अगर हम बात करें तो पहला बिंदु आपका जो है यहाँ पे था 2,3 था, और दूसरा जो बिंदु आपके था 4,1 था। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर क्या था हमारा 4 और y2 बराबर हमारा 1। दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र क्या था, अंडर रूट डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, 4 माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y, यहाँ y2 माइनस y1 होगा। ठीक है, y2 कितना है 1, y1 कितना है 3, इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर देना है। तो अंदर में देखेंगे 4 में से, करड़ी में देखेंगे अंडर रूट 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी अंडर रूट करड़ी में 8 आएगा। क्या आएगा, अंडर रूट करड़ी में 8 आएगा। करड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं, करड़ी में 8 तो विकल्प में दिया है कि नहीं, जरा देख लेते हैं। करड़ी में 8, करड़ी में 8 जी, करड़ी में 8 तो नहीं दिया है। अगर करड़ी में 8 हमारा उत्तर आ रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और 4 बाहर बन जाएगा, 2 करड़ी में 2 बनकर। ठीक है ना, 4 बाहर बन जाएगा 2, अंदर करड़ी में 2 पड़ा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, सातवें का कौन सा सही होगा, सातवें का बी वाला होगा। ठीक है, आठवां वाले कहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो एम का मान बताना है। ठीक है, अगर मूल बराबर हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके मूल बराबर हैं तो इसका मान बताना है। तो चलिए समीकरण हमारा क्या है, पहले इसको मैप लिख ले, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, हमारा समीकरण क्या था, हमारा समीकरण था 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर में क्या है 0। अगर मूल बराबर होते हैं तो यहाँ पे पहले हम इसको a बराबर क्या आ गया 3, यहाँ -3 नहीं है, इसको हटाओ, a बराबर क्या आ गया 3, b बराबर -12 और c बराबर आपका m आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको इसी m का मान निकालना है। जब मूल बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, अगर मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो b का मान क्या है 12, इसलिए -12 है तो -12 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 गुणे a का मान कितना है 3 और c कितना है m बराबर 0। हाई 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। हाई माइनस में चीजें उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो 4 गुणे 3 गुणे में m। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यह हो जाएगा 144 बराबर 4 3 12 गुणे m। भाई 12 से 144 कितनी बार में कटेगा 12 बार में, तो m बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आठवें का देखेंगे कौन सा डी सही हो रहा है, डी तो यहाँ पे था 12 शायद, हाँ जी, डी वाला क्या होगा 12 आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी नौवां की। कहा कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं। एबीसी की समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। कोई बात नहीं, आइए इसको भी हम लगा के आपको बता दें। देखिए समबाहु त्रिभुज है एक, ध्यान समझना, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यह हमारा समबाहु त्रिभुज होगा ए बी सी, और सभी की जो भुजाएं हैं वह 2a है। सभी की भुजाएं कितनी हैं 2a है, सभी की जो भुजाएं होंगी 2a। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में जो सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो यह वाली भुजा भी क्या होगी 2a के बराबर होगी। ठीक है ना, अब होता क्या है कि यहाँ से एक शीर्ष लंब डाला जाता है, और शीर्ष लंब मान लीजिए यहाँ पे डी पड़ गया। ठीक है,
जब शीर्ष लंब डाला जाए तो इस वाली भुजा को वह आधा आधा में क्या करती है, बांट देती है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक 2a है तो इसका मतलब यह वाली जो भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक वह क्या रह जाएगी, स्मॉल a। ये वाली भुजा भी क्या रह जाएगी, स्मॉल a रह जाएगी। ठीक है ना। अब होता क्या कि इसी शीर्ष लंब की वह लंबाई पूछ रहा है। जब ये शीर्ष लंब डाला गया तो यहाँ कितने का कोण बनेगा, 90 का। तो यहाँ से आपका एक त्रिभुज देखेंगे ए डी बी, एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसको हम निकाल के बाहर लिख देते हैं। इस प्रकार से आप देखिए, यहाँ पर ए, यहाँ पर डी और यहाँ पे बी। अब यहाँ पर यह वाली जो भुजा हमारी क्या है, 2a है। ये वाली भुजा हमको ज्ञात करनी है और यह वाली भुजा को हमने क्या माना, a, और यहाँ पे हो गया 90 अंश। ठीक है, तो इसी बात से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण कर्ण क्या है, ए बी। तो ए बी का जो स्क्वायर होगा आधार और लंब के स्क्वायर के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए डी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, प्लस बी डी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ए बी 2 है तो 2a का स्क्वायर यहाँ पे होगा। ठीक है, ए डी हमको ज्ञात करना है, ए डी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी डी क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ए स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर, बराबर में क्या आएगा, ए डी का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, 4a में से ए घटा देंगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर, बराबर में ए डी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर में क्या, ए डी। तो ए स्क्वायर यानी बाहर निकल जाएगा लेकिन करड़ी में 3 पड़ा रह जाएगा, यानी ए डी बराबर क्या आएगा, ए करड़ी में 3। इसका माप जो आएगी वह ए करड़ी में 3 आएगी। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। ए करड़ी में 3, ए करड़ी में 3, ए करड़ी में 3, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना। 10वां वाला कहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। आपसे माध्य पूछा गया है। ठीक है, इसके लिए देखिए माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य के लिए आपको यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है। ठीक है, तो आइए उसको भी लगाने का तरीका देखिए। तो पहला कॉलम आपका जो रहता है वह वर्ग अंतराल का रहता है। ठीक है ना, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। फिर उसके बाद आप जस्ट तुरंत बाद क्या निकालेंगे, मध्यमान उसका निकालेंगे। फिर उसके बाद इसकी बारंबारता होती है। ठीक है, अगला कॉलम, जिससे मध्यमान को हम लोग x से व्यक्त करते हैं, बारंबारता को f से। अगला कॉलम होता है f इंटू एक्स का। ठीक है, कॉलम ध्यान देंगे तभी सवाल लग पाएगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इसके जो वर्ग अंतराल थे कितने के थे, तो आइए देख लेते हैं इसके वर्ग अंतराल। कहाँ गया, हाँ, वर्ग अंतराल 1 से 5, 3 से, अच्छा 1 से 5, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। कोई बात नहीं है, चलिए देखते हैं। 1 से 5, फिर 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, कुछ मिसिंग लग रहा है। हमको लग रहा है 1 से 3 होना चाहिए था। ठीक है, चलो 5 पे लगाते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद जो है। ये तो वर्ग अंतराल बन ही नहीं पा रहा है, यहाँ 3 रखना रहना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 से 3, तब 3 से 5, 5 से 7, 9, 1 से 3 यहाँ करके लगाइए। ठीक है, वो मिसिंग हो गया थोड़ा सा प्रिंट करने में। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक है ना, यह तो इसका वर्ण अंतराल 11 तक गया था। अब आगे चलते हैं, इस प्रकार से इसको बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा जी। अब देखते हैं कि इसका जो बारंबारता कितनी है। इसकी बारंबारता देखिए नीचे दिया है कितना, 3 2 4 2 3, यानी 324 23। तो 3 2 4 2 3, ठीक है ना, 3 2 4 324 23 मान लीजिए। ठीक है, अब मध्यमान, मध्यमान निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 1 4 का आधा कितना होता है, 2। 5 3 8 का आधा कितना होता है, 4। 5 2 7 5 12 का आधा कितना होता है, 6। हर बार देखिए 5 से 7, 7 से 9, 9 से 2 2 बढ़ा तो ये भी 2 2 बढ़ेगा, 6 2 8, 8 2 10, 11 9 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 20, 20 का आधा 10 होता है। ठीक, अब दोनों फटाफट गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, 4 दूना 8, 6, 1 मिनट, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 कुछ 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 यहीं 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए फटाक से, क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है,
माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स यह है, सिग्मा एफ यह है, तो सिग्मा एफ को पहले चलिए जोड़ लेते हैं। सिग्मा एफ को अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए यह तीन, यह तीन तीन छः, छः चार दस, दस दो बारह, बारह दो चौदह, यानी यह 14 आएगा। इसको जोड़ते हैं तो यह देखिए दोनों को जोड़ दीजिए पहले, तो 24 और 16 को जोड़ेंगे तो जाएगा 40, 40 30 70, 70 70 में आप 6 जोड़ेंगे तो 76, 76 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो हो जाएगा 84 बटे 14। ठीक है ना, तो जब 84 बटे 14 हो गया तो यह 14 का जाएगा, 14 छः 84, यानी माध्य 6 आएगा। अब उसके बाद 11वां वाला सवाल। ठीक है, 11वां वाले सवाल में क्या कहा है, कहा साइन 27 बटे काश 63। ठीक है, जब ऐसे सवाल आए ऊपर नीचे जोड़ के अगर हम देखते हैं 90 आ जाता है, तो यह जो होते हैं अक्सर इसका मान 1 आता है। चलिए पहले हम हल करके बताते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे साइन कॉस, क्या इसको हम 90 में मान बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदल सकते हैं, इन दोनों में से कोई सी एक को बदला जा सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है साइन 27, तो अब नीचे यह काश 63 दिया है, इसे हम यह इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27। अगर 90 में से 27 घटा देंगे तभी 63 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 27 बटे, अब ये देखिए 90 में नाम बदलता है, काश 90 जब रहेगा यहाँ पर 90 माइनस 27, तो काश बदल के क्या हो जाएगा साइन, और आ जाएगा साइन 27, काश कितना आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। ठीक है, बराबर में कहा है कि काश ए बराबर करड़े में 3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए काश ए बराबर दिया है करड़ी में 3/2, आपको हल नहीं करना है, पेपर बस के हल करके उत्तर लाना है। तो यह जानते रहिए कि काश ए बराबर, अब देखेंगे ये काश के रूप में कितने का मान है, तो अगर हम देखें तो यह काश 30 का मान है। किसका मान है? काश 30 का मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा काश 30। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये काश 30 हो जाएगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 30 है तो साइन 2a, यानी 2a का 30 तो साइन 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होता है करड़े में 3/2, यानी डी वाला सही होगा। ठीक है ना, कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। कैसे हम लोगों ने किया, काश ए बराबर करड़े में 3/2, ये कितने का मान है? हम जानते हैं काश 30 का मान है। ठीक है, और यहाँ पे काश 30 का मान है तो इसका मतलब ए का मान 30 है, यहाँ ए का मान रखेंगे 30 गुना 60, तो साइन 60 का मान क्या होता है? करड़े में 3/2 होता है। ठीक है, 13वां वाले सवाल में क्या कहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर ए, बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को बोलते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस सेक को हम लोग बदल लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, पूरे बटा में इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये साइन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटा कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर क्या है? डी, यानी 13वां का क्या सही होगा? डी वाला सही होगा। ठीक है, 14वां वाले में क्या कहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब ए बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक मान उठा के रखेंगे। अगर हम यहाँ पे ए की जगह 0 रखते हैं तो यह 2 में 0 गुणा होकर 0 हो जाएगा, इसका मतलब साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलो यहाँ नीचे हम लगा देते हैं जैसे साइन। ठीक है, 2a है, ए की जगह 0 रखें तो यह क्या हो जाएगा? साइन 0 बराबर, यहाँ 2 गुणे इधर भी क्या हो जाएगा? साइन 0, तो साइन 0 का मान 0, इधर भी साइन 0 का मान 0, तो यह भी क्या आ जाएगा 0, मतलब दोनों पक्ष संतुष्ट हो रहा है, इसलिए इसका जो विकल्प होगा क्या होगा? ए बराबर 0 अंश रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा 15वां सवाल कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त की जो परिधि दे रखा है, कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला था 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर 2 पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू में आर बराबर 22। ठीक है, तो यह 22 से 22 कटेगा कितनी बार में? एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2/7 गुणे आर बराबर 1, इसको इधर भेज देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 7/2।
यानी उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7/2 है, ठीक है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है ने, तो वृत्त के पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का होता है। चतुर्थांश का मतलब इसका 1/4 मतलब 1/4 वाला हिस्सा बताना है, ठीक है। देखिए उसने सिर्फ इतना किया था, वृत्त की परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर है, तो इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल तभी निकाल सकते हैं जब वृत्त का वो त्रिज्या पता हो। तो हमने वृत्त की त्रिज्या निकाला, 7/2 मिल गया। अब उसके बाद हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, πr² होता है, लेकिन उसने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ना पूछ के उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, यानी 1/4, तो 1/4 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका जो मान होता है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे r² मतलब r का मान क्या है, 7, तो हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2, और गुणे में क्या पहले से 1/4, तो 7 से 7 कट गया, 2 से कितने बार कटेगा, 11 बार में, ठीक है ना। कितने बार कटेगा, 11 बार में। तो ऊपर हम देखेंगे तो 11 से 77 बटा में नीचे क्या बच जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 77/8 बच जाएगा, ठीक है। क्या कोई विकल्प 77/8 है, जी बिल्कुल सी वाला है, यानी 15वें का कौन सा सही होगा, सी वाला होगा, ठीक है। 16वां वाला कहा है कि दो कैसु संयोजन है दो शंकु का, बिल्कुल गलत। एक बेलन तथा दो अर्धगोले का, ठीक है। यह जो आपका हो जाएगा, इधर जो होगा आपका दो अर्धगोले लगे होते हैं, और ये वाला हिस्सा जो होता है बेलन का होता है, ये लोग क्या होगा, सही हो जाएगा। एक बेलन दो गोला, जी बिल्कुल गलत है। एक बेलन और एक अर्धगोला, यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। 17वां कहा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 है, जिनका माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक यानी माध्यिका, तो यहाँ माध्य दिया है, बहुलक दिया है और माध्यक, तो इन तीनों में एक संबंध होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे यह भी फार्मूला पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक, ठीक है, माध्यिका, -2 गुणे माध्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चलिए नीचे वाले को मिटा देते हैं, हमारा तर्ज यहीं पे सवाल लग जाएगा। चलिए इतने हमारा हो जाएगा। तो बहुलक यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया, माध्य दिया है, फिर उसके बाद बहुलक दिया है, तो यह वाला मान किसका होगा, माध्य का होगा, और यह वाला मान किसका होगा, बहुलक का। तो बहुलक बराबर कितना हो गया, 35 बराबर 3 गुणे माध्य का, तो मान हमको निकालना ही है, -2 गुणे माध्य, माध्य का मान कितना है, 32, यहाँ रख देंगे 32, तो यह आ जाएगा 35, और यहाँ देखिए 32 दूना 64, 64 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 64, बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 3 9, तो जाएगा 99 बराबर 3 गुणे माध्यक, ठीक है। 3 से काटेंगे कितनी बार में, 33 बार में, यानी माध्यक बराबर आ जाएगा आपका 33, तो ऑप्शन नंबर 33 यानी डी वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। यह तो था 17वां। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट 18वां। क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग बताना है। क्या बताना, बहुलक, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही बहुलक होता है। बारंबारता 19 की सबसे अधिक है, तो यह जो होगा बहुलक वर्ग होगा 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, यानी बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। जिसकी हमको बहुलक हमको क्या बताना था, बहुलक, जिस बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। 19वां वाला जो है, कहा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। दो पासे अगर एक साथ उछाले जा रहे हैं तो टोटल घटना कितनी होगी, 6 गुणे 6 यानी 6 के 36, ठीक है ना। यानी कुल घटना यानी कुल संभावित घटना कितनी हो जाएंगी, 36 हो जाएगी, ठीक है। दो पासे, एक पे 6 दूसरे पे 6, तो वहां पे कुल घटना 6 के 36 हो जाएंगी, ठीक है। अब कहा कि दो पासों पर 10 आने का, तो 10 देखिए कब कब आ सकता है, एक तो दोनों पे 5 5 आ जाए तब 10 हो सकता है, पहली कंडीशन। या तो एक पे 4 आए दूसरे पे 6 आए तब यह हो सकता है, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन उस उल्टा हो सकता है, 6 + 4, तो मतलब टोटल 3 स्थितियां बन सकती हैं। कितनी स्थितियां, 3। तो संभव घटना 3, कुल घटना 36, प्रायिकता 3 से काट दो, 3 एकम 3 बार 36, 1/12, 1/12 यानी पहला वाला क्या होगा, सही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पर कुल घटना, एक पासे को अगर आप फेंकेंगे तो कुल घटना कितनी हो जाएगी, 6,
अच्छा, उसमें से सम संख्या कौन सी है? 2 है, 4 है, 6 मतलब 3 बार आ सकता है, ठीक है? तो कुल संभव घटना कितनी है? 3 और कुल घटना कितनी है? 6। 1/2 आ जाएगा। काट देंगे क्या आएगा? 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा, ठीक है?